हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ राइट्स, मतलब राइट्स के प्रकार क्या हैं। एक तो आप लाइफ में देखते होंगे कि हमें किस किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं। जैसे राइट भी दो प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एक वैसे लीगल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो संविधान के पार्ट 3 में हमें दिए गए हैं। 6 अधिकार हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं और इनको अगर सरकार छीनना चाहती है या कम करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, उसके लिए संविधान में अमेंडमेंट करना जरूरी होता है। ठीक है। लेकिन दूसरे तरह के राइट्स हैं लीगल राइट्स। ये भी वैसे कानूनी शक्ति इनको प्राप्त है, लेकिन इनको सरकार आसानी से एक साधारण बिल के द्वारा चेंज कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है, पूरी की पूरी खत्म भी कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती सरकार। तो राइट्स कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले लॉज एंड द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। जैसे आपको पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त हैं। पॉलिटिकल राइट्स राजनीतिक अधिकार, जिसमें क्या आता है कि आपकी सरकार डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, आपको राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन होना चाहिए, फ्री कंपटीशन और टेक ए पोस्ट आफ्टर द विक्ट्री इन इलेक्शंस, और उसके बाद मंत्री पद प्राप्त करने की भी आपको राइट्स होने चाहिए। ये क्या है? ये पॉलिटिकल राइट है। सिविल राइट्स का मतलब होता है लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार। जैसे जीने का अधिकार है, लाइफ प्राइवेसी का अधिकार है, फैमिली को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, फैमिली रखने का अधिकार है। इसी तरह सोशल राइट मैंने सोसाइटी में आप देखते हो, जैसे हमारी एक डाइवर्स सोसाइटी है, लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, वी आर डिफरेंट आईडी, बट इन आईडीज के आधार पर अगर आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसका मतलब आपके राइट्स वायलेट होते हैं। आपको सोशल राइट्स है कि आप इन तरह के सोशल राइट्स से जो है वो आपके पास प्राप्त हो। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लीगल राइट्स पढ़ते हैं। लॉज एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस दे इंक्लूड। पहला अधिकार है कि आप किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस जैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं, right to vote, right to contest election, form a social groups, form a political party. They include such right as the right to vote and elected representative as the right to contest election, जिसमें आपका इलेक्शन, आप कोई भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। The right to form a political party and join them. Political rights are supplemented by civil liberties. और पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं वो आपकी लीगल जो लिबर्टीज होती हैं, सिविल लिबर्टीज होती हैं, उनको बढ़ाते हैं। सिविल लिबर्टी एज ए नागरिक के रूप में आपके पास क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा यहाँ कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनता है तो वो अपनी स्वतंत्रता थोड़ी सी उसकी कर्टल हो जाती है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां पार्टी के विरुद्ध जाने की, पार्टी के खिलाफ बोलने की, विचार प्रकट करने की आज़ादी नहीं देती। ये एक बड़ा सेटबैक्स है हमारी डेमोक्रेसी का कि पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है। द लेटर रेफर टू द राइट टू ए फ्री एंड फेयर ट्रायल। फ्री एंड फेयर ट्रायल का मतलब होता है, मान लो आप किसी भी झगड़े में के कारण गिरफ्तार हो गए हो, तो फ्री एंड फेयर ट्रायल का मतलब चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति धर्म से रिलेटेड हो, कानून के अनुसार आपके साथ व्यवहार किया जाए। द राइट टू एक्सप्रेस वन व्यूज, अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक रखने के। द राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिस्टेंस और डिसेंट। राइट टू प्रोटेक्ट, अपने आप को बचाने का अधिकार, और अगर वो सरकार के विरुद्ध है कोई भी काम या पुलिस उसके खिलाफ कुछ कर रही है तो उसको बोलने का अधिकार हो। कोलेक्टिवली सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोनों मिलकर गवर्नमेंट सिस्टम को बनाते हैं, सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स।
बट एज वाज मेंशन्ड बिफोर, राइट एम टू प्रोटेक्ट ए वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन जैसे पहले बताया, राइट का मतलब क्या होता है? व्यक्ति का भला करना। पॉलिटिकल राइट कंट्रीब्यूट, आप मुझे बताओ वोट देने में आपकी क्या भलाई है? अरे भलाई है आपकी, क्योंकि आप अच्छे आदमी को वोट दोगे, अपने सही चॉइस से सरकार बनाओगे, तो वो सरकार भी आपका भला करेगी ना। वो भी तो बढ़िया काम करेगी तभी जब आपके पास चॉइस अच्छी होगी। मान लो चाइना में है, इलेक्शन तो होते हैं बट आपके पास चॉइस नहीं है, वहां आप एक ही पार्टी के कैंडिडेट को वोट देना होता है आपको। तो ये जो आपकी आजादी है वोट देने की, वो आपकी सरकार भी तो बनाती है, और सरकार वो जो आपका भला देखे, आपका भला सोचे। तो इसमें ये आपकी पॉलिटिकल राइट्स कंट्रीब्यूट टू इट बाय मेकिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल। वोटिंग का जो राइट है आपका, पॉलिटिकल राइट्स जो है, वो जिम्मेदार बनाती है गवर्नमेंट को लोगों के प्रति, बाय गिविंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द कंसर्न ऑफ द इंडिविजुअल ओवर दैट ऑफ द रूलर, and by ensuring that all person have an opportunity to influence the decision of the government। और लोगों को ये महत्व, ये आज्ञा देती है, या ये लोगों को हक देती है कि वो ऐसे रूलर चुने जो हर व्यक्ति का भला कर सके, डिसीजन लेते हुए वो हर किसी को अपॉर्चुनिटी प्रदान करे, हर व्यक्ति के कंसर्न रहे। जैसे आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कौन सी अच्छी है। देखो आंकड़े ये बताते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, जो अथॉरिटेटिव या मिलिट्री हेड के अंडर होती है, वो ज़्यादा तीव्र गति से विकास करती है। लेकिन तीव्र गति का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्वतंत्रताएं खो दे तीव्र गति के उसमें। 1952-53 में इंडिया और चाइना दोनों में अकाल पड़ा, 1954-55 में। तो उस टाइम चाइना और भारत के हालात लगभग एक जैसे ही थे, बट चाइना में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। भारत में नहीं, भारत के गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। क्यों किया? क्योंकि जो भारत के लोग हैं उनके पास पॉलिटिकल राइट्स थे, राइट टू वोट था, राइट टू चॉइस थी, कि अगर ये सरकार अकाल के समय हमारा सही ध्यान नहीं करेगी और हमारे राइट, हमारी मतलब जान नहीं बचाएगी, अच्छे काम नहीं करेगी, तो आने वाली इलेक्शन में हमारे पास चांस है कि हम ऐसी सरकार को बनने ही ना दे। लेकिन दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी चाइना की, उसे इस तरह का भय ही नहीं था कि उसे कोई जनता का भय हो कि अगर आप उसमें अच्छा काम नहीं करोगे, अकाल में लोगों की भूख नहीं मिटाओगे, उसके लिए ऐसे कदम नहीं उठाओगे कि वो अकाल के संकट से निकल जाएं, कि सरकार बदली जाएगी, ऐसा कोई भय था नहीं उनको। However, our rights of political participation can only be exercised fully when our basic right of food, shelter, clothing, health are met। और हम क्यों पार्टिसिपेशन करते हैं इसके साथ भी? क्योंकि आने वाली जो गवर्नमेंट है वो हमारी बेसिक नीड पूरी करे, फूड शेल्टर दे, हमें क्लोथिंग दे, हेल्थ फैसिलिटीज दे फॉर ए पर्सन। जैसे अभी है कोविड-19 की बीमारी चल रही है, मान लो इसमें एक बड़ी परीक्षा है इस गवर्नमेंट की। अगर ये इस महामारी के टाइम, बाढ़ के टाइम, जैसे कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है अभी असम बिहार में, अगर वहाँ की गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही, लोगों को मरने पर छोड़ दिया है, तो आने वाले इलेक्शन में लोग भी तो याद रखेंगे कि भाई इसने कुछ नहीं किया था जब हमारा संकट का काल आया था, हम क्यों इसको दोबारा से चांस दें। और इस डर से सरकारें काम भी करती हैं। फॉर अ पर्सन लिविंग on the pavement and struggling to meet these basic needs, political rights by themselves have little value. They require certain facilities like an adequate wage to meet their basic needs and reasonable condition of the world. Hence, democratic society are beginning to recognize these obligations and providing economic right। और इसी वजह से डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो रिकॉग्नाइज ही क्यों हुई है, मतलब वो बनी ही क्यों है? बनी इसलिए है ताकि वो सोसाइटीज जो आम नागरिक के अधिकार हैं, इकोनॉमिक राइट हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, उनको पूरा कर सके। सरकार का ये दायित्व है कि अगर वो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उनकी जो
जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी नीड्स हैं, वो पूरी करें। इन सम कंट्रीज सिटीजन particularly those with low income receive housing and medical facility from the state। कई देश तो ऐसे हैं जो अपने देश के कई अपने देश में ही वो क्या करते हैं कि लोगों को हाउस फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं। हमारे देश में भी है, मतलब बहुत सारे गरीब देशों को, गरीब लोगों को घर भी मिल रहे हैं, फैसिलिटीज भी मिल रही हैं, और बहुत सारी अदर चीजें, जैसे इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत मकान मिल रहे हैं, और मतलब अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनको वेज दिया जा रहा है। अगर 100 दिन का रोजगार उनको नहीं मिले तो रोजगार दिया जा रहा है। इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस ए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम अमंग अदर मेजर टू हेल्प पुअर। और बहुत सारे देशों में, जैसे भारत में भी, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी गई है कि 100 दिन का रोजगार अगर आपको नहीं मिलता, मनरेगा के तहत एक योजना है, तो आपको क्या है, सरकार जो है उसका पैसा देगी उस दिन का जिस दिन आपको रोजगार नहीं मिला। रशिया जैसे देशों में तो, चाइना जैसे देशों में तो राइट टू वर्क है, और राइट टू वर्क या राइट टू लाइवलीहुड का मतलब होता है कि सरकार, अगर आपको काम नहीं मिलता तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और सरकारी खजाने से आपको पैसे दिए जाते हैं उस दिन के जिस दिन को आपको जॉब नहीं मिली, काम नहीं मिला। टुडे इन एडिशन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स मोर एंड मोर डेमोक्रेसीज आर रिकॉग्नाइजिंग द कल्चरल क्लेम ऑफ देयर सिटीजन्स। टुडे इसके साथ साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स हैं डेमोक्रेसीज में, इसके साथ साथ कल्चरल क्लेम भी दिए गए हैं। कल्चरल क्लेम में जैसे आपको भाषा का अधिकार दिया गया कि आप अपनी मदर टंग का प्रयोग जो है वो पढ़ने के लिए कर सकते हैं। एक बार तो हमारे देश में भी ऐसा हुआ था कि 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो 1965 तक ये डेडलाइन दी गई थी कि इंग्लिश खत्म की जाएगी और सारे भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जाएगा। लेकिन साउथ के जो राज्य थे जिसमें बहुत सारी तमिल, तेलुगु भाषाएं बोली जाती थी, उनको कहा गया कि आप ऐसा, उन्होंने विरोध जताया कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हमारी मदर टंग को खत्म कर दें और हिंदी भाषा हम पर थोप दें, क्योंकि हिंदी भाषा के वो बिल्कुल विरुद्ध हैं, इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं। तो इस तरह से कल्चरल अधिकार भी है कि वो अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखें। हमारे संविधान का आर्टिकल है 28 आर्टिकल 28-29, उसमें दिया गया है कल्चरल और भाषा के आधार पर एजुकेशन राइट्स। द राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन इन अदर मदर टंग, the rights to establish institution for teaching one language and culture are today recognized as being necessary for leading a good life. The list of rights have thus steadily increased in democracy. The right और right to primary education मदर टंग में, जैसे हमारे यहाँ त्रिभाषीय फार्मूला है और इसमें एक मदर टंग और एक इंग्लिश, हिंदी को आप भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं। कोई स्कूलों में ये नहीं है कि ये मदर टंग है तमिल, तेलुगु, ये आप नहीं पढ़ोगे, हिंदी या इंग्लिश नेसेसरी है ये आप पढ़ोगे, ठीक है। Are today recognized as being necessary for leading a good life. The list of rights has thus steadily increased in democracy. While some rights of political participation are seen a basic right, thus must receive priority, other conditions that are necessary for leading a decent life are being recognized as justify claim or rights. मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अच्छा है तो क्या है, सारे अधिकार आपको सरकार देगी। अगर आप राजनीतिक अधिकारों के प्रति सचेत हैं तो आपको वो अधिकार मिल जाते हैं। उसके बाद है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट देना सरकार का काम है, संविधान का काम है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आप उसके प्रति कितने जागरूक हैं।
मतलब अगर आप जागरूक हैं तो आपके अधिकारों को कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। कोई भी अधिकार जो है आपसे कोई भी सरकार निरंकुश तानाशाह नहीं हो सकती, आपके अधिकारों को वायलेट नहीं कर सकती। इसलिए नागरिकों का सचेत होना जरूरी है। डेमोक्रेसी को तभी तक बनाए रखा जा सकता है जब तक उसके नागरिक सचेत हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राइट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। मान लो राइट है आपको बोलने का, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ऐसा ना बोलें कि दूसरे की आज़ादी का हनन हो। आपको राइट है साफ हवा में सांस लेने का, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे आपकी हवा खराब हो जाए, पानी खराब हो जाए। इसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। तो हम क्या करते हैं, हम राइट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ नहीं। जबकि ये कहा गया है कि राइट्स एंड ड्यूटी एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब जिस तरह से एक सिक्के के दो परत होती है, इसी तरह राइट और आपकी जो ड्यूटीज हैं वो साथ साथ चलती हैं। राइट नॉट ओनली प्लेस ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट ए सर्टन वे, फॉर इंस्टेंस टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट दे आल्सो प्लेस ऑब्लिगेशन अपॉन ईच अदर। राइट्स केवल सरकार का दायित्व नहीं है कि वो हमारा विकास करे, लेकिन इसके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। फर्स्टली दे कंपेल अस टू थिंक नॉट जस्ट ऑफ आवर ओन पर्सनल नीड। सबसे पहले तो जो राइट्स हैं ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये आप सिर्फ आपकी नीड नहीं है। आप जैसे दूसरों से व्यवहार करना आप चाहते हो अपने से, दूसरों से भी आप वैसे ही व्यवहार करें। ये सिर्फ आपकी पर्सनल नीड पूरी करने के लिए नहीं है, ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आप एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज का सदस्य हैं, और सामाजिक रूप से ही आपका दायित्व है कि आप जो समाज के प्रति कर्तव्य हैं उसको पूरा करें, क्योंकि आपके राइट समाज की ड्यूटीज में छिपे हुए हैं। सम थिंग्स एज बीइंग गुड फॉर ऑल, ऐसी चीजें जो सबके लिए जरूरी है। प्रोटेक्टिंग ओजोन लेयर, जैसे ओजोन परत है जिस पे छिद्र हो रहे हैं बता रहे हैं, वो हमारे कारण ही है ना। हम प्रदूषित कर रहे हैं उसको, हम ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जिससे ओजोन परत को की लेयर जो है वो कमजोर हो रही है, वीक हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे वाटर और एयर पोल्यूट हो। मेंटेन द ग्रीन कवर बाय द प्लांटिंग न्यू ट्रीज एंड प्रिवेंटिंग कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट। और इसके लिए हमारी जो ड्यूटी है वो क्या है कि हम ग्रीनरी को बरकरार रखें, पेड़ लगाएं। झीलें हैं उनको स्वस्थ रखने का भी हमें है कि हम गंदा पानी उसमें ना बहाएं। इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, प्राकृतिक बैलेंस, उसको बनाए रखें। और आर थिंग्स दैट आर इसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस, और ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। दे रिप्रेजेंट द कॉमन गुड, क्योंकि ये सबके हित में है। दैट वी मस्ट एक्ट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन हु आर इंटेंटेड टू inherit a safe and clean water without which they cannot lead a responsible life, reasonable life। हम ऐसा साफ वर्ल्ड रखें जिससे हम एक अच्छा जीवन जी सके, और ये हमारे हाथ में है। मतलब देखो, राइट्स लिखे जाते हैं, कागज हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं देते, हम उसके लिए हमें एक्शन लेने की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आप जीना चाहते हैं तो आप ही समाज के एक गुड सिटीजन के रूप में आपका दायित्व है कि आप क्राइम ना करें, ठीक है ना। आपका दायित्व है कि आप अपनी जो इन्वायरमेंट है जिसमें आप रहते हैं उसको साफ सुथरा रखें, आप फियरलेस रखें उसको। सेकेंडली दे रिक्वायर दैट आई रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर। दूसरे है कि हम दूसरों के राइट्स की भी रिस्पेक्ट करें। मैंने कई बार बताया है कि आपके राइट्स कहाँ खत्म हो जाते हैं। मान लो ये राइट्स है आपका हाथ घुमाने का, आपका राइट्स यहाँ खत्म हो जाता है जब किसी की नाक आपके हाथ के सामने आ जाती है। इसका मतलब ये है कि आपके राइट्स दूसरों के राइट्स को वायलेट ना करते हो, ठीक है ना। तो जरूरी है कि हम जैसा व्यवहार अपने साथ करवाना चाहते हैं दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार करें, दूसरों के राइट्स की भी रिस्पेक्ट करें। If I say that I must be given the right to express my views, अगर मैं कहूँ कि मैं
अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ, तो ये ज़रूरी है कि मैं दूसरों की पर्सनल लाइफ को सामने ना लाऊं, समाज के सामने किसी भी धर्म जाति के आधार पर समाज में जहर ना फैलाऊं, ठीक है। और दूसरा मैं कह सकता हूँ कि मेरे विचार मैं एक्सप्रेस करता हूँ, या दूसरी, इफ आई डू नॉट वांट टू अदर टू इंटरफेयर इन द चॉइस ऑफ आई मेक, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो चुनूं और उसमें मेरा इंटरफेयर कोई ना करे, तो मेरे लिए भी ज़रूरी है कि मैं भी दूसरों के मामले में इंटरफेयर ना करूं। लेकिन पता है क्या, हमें अपने राइट्स तो याद रहते हैं हमेशा हर व्यक्ति को, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी याद होती तो आज हमारा इन्वायरमेंट का इतना जो विनाश हो रहा वो नहीं होता। समुंदर से हर कोई दोहन करता है, वनों से हर कोई चीज़ लेता है, लेकिन वनों को बचाने की, समुद्र को बचाने की, नदियों झीलों बचाने की बारी आती है। इवन जब ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तब भी जो देश हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि ये मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरा फर्ज नहीं है। जैसे भारत और चाइना, ब्राज़ील जैसे देश हैं, वो अमेरिका पर दबाव डाल रहे कि ग्रीन हाउस कम गैसेस जो हैं वो कम होने चाहिए इन्वायरमेंट में, जो जोन लेयर और को ख़त्म कर रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं, ठीक है। भारत जैसे देशों ने अभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी शुरू की है, उनका औद्योगिक विकास इतना नहीं हुआ कि वो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करना बंद कर दें। लेकिन विकसित देश रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, जो 200 साल से इस इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ रहे हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ गई कि ये इतने कार्बन इन्वायरमेंट में जा रही है, इसको कम करें, तब वो सारे देश पीछे हट जाते हैं, ठीक है ना। जो साझी चीज़ होती है उनको बचाने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन उस पर हक हर कोई जमाता है, ठीक है। उसके बाद द ड्रेस आई वियर, द म्यूजिक आई लिसन, कोई जो ड्रेस में पहनूं, म्यूजिक में सुनूं, उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। तो ज़रूरी है कि मैं भी किसी मामले में दूसरे की चॉइस को इंटरफेयर ना करूं। आई मस्ट लीव दैम फ्री टू चूज देयर म्यूजिक एंड क्लोथ्स, मुझे भी उसको म्यूजिक और क्लोथ्स के लिए छोड़ देना चाहिए। जैसे आप घरों में देखोगे तो लड़कियों को कहा जाता है जीन्स मत पहनो, ये मत पहनो। आप किसी के कहने से कपड़े थोड़े नहीं पहनते हो, आप जो दूसरों को कह रहे हो, क्या जिसको कह रहे हो उसकी चॉइस से आप पहनते हो? नो। स्पीच टू इंसाइट ए क्राउड टू किल माई नेबर, और जैसे कोई लोग हैं, जैसे डायन घोषित कर दिया जाता है किसी महिलाओं को और क्राउड मिलकर मार देती है उसको। तो इस तरह से जिसे मॉब लीचिंग कहते हैं, और ये एक बड़ी समस्या के रूप में भारत में अभी 2-3 सालों में आई है मॉब लीचिंग का। जैसे सबसे पहले ये देखने में आई थी असम में, एक आदमी था और उस पे एक मतलब गंभीर अपराध का दोषी था, वो था या नहीं पता नहीं, और मिलकर जब तक पुलिस उसे पकड़ती उससे पहले ही जनता ने इकट्ठे होकर उनको मॉब लीचिंग करके भीड़ इकट्ठी होकर उसको मार दिया गया। इसी तरह राजस्थान में एक काऊ सेलर था और शायद लोगों को लगा कि ये काऊ का मांस बेच रहा है, तो इस तरह से वहाँ भी डेथ हुई। तो इस तरह से डेथ कर देने, बिना कानून से किसी को जीवन का अधिकार छीन लेना, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मतलब धब्बा है लोकतंत्र के लिए, कि इस तरह से लोगों के अधिकारों को वायलेट किया जाता है। I can't deprive other of the rights. My rights are, in other word, limited by the principle of equal and some rights for all. दूसरों के अधिकार भी मेरी तरह वैसे ही हैं जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरे अधिकारों का हनन ना हो। थर्ड ये है कि वी मस्ट बैलेंस अवर राइट व्हेन दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट होता है, देखो हमारा देश एक डाइवर्स ग्रुप है, डाइवर्स ग्रुप के लोग रहते हैं यहाँ, भिन्न भिन्न जातियों धर्मों के लोग, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट होना आम सी बात है। लेकिन ज़रूरी है कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स में अपने इंटरेस्टों को बढ़ावा ना दे, बल्कि ऐसा काम करे सरकार या नागरिक जिससे उनके राइट्स में बैलेंस स्थापित हो। मतलब ना किसी को ज़्यादा मिले ना किसी को कम मिले, बैलेंस वाली स्थिति हो। और इस बैलेंस में क्या है, सभी को सरकार की तरफ से वो फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए जिस पर सबका हक है।
Thirdly, we must balance our right when they come to conflict. For instance, my right to freedom of expression allow me to take pictures. However, if it take picture of a person bathing in the house without his consent and post them on the internet, that would be a violation of his privacy. मतलब निजता का अधिकार कि आप किसी की भी फोटो फेसबुक पे लगा दो, उसको गलत तरह से प्रोपगेट कर दो, समाज में बदनाम कर दो, इस तरह का अधिकार आपको नहीं है। पिक्चर लेने का आपका अधिकार है, लेकिन किसी के अधिकारों को वायलेट करके नहीं। ठीक है। उसके बाद फोर्थ, सिटीजन मस्ट बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशन विच में बी प्लेस्ड ऑन देयर राइट्स। किसी भी देश में राइट्स जो हैं वो बिल्कुल प्रतिबंध रहित नहीं है, कॉन्सेंट्रेंट है। मैंने ये सेकंड चैप्टर में अभी आपको बताया था कि कोई भी आज़ादी कॉन्सेंट्रेंट रहित नहीं होती, प्रतिबंधों के साथ आज़ादी दी जाती है, क्योंकि हम एक सिविल सोसाइटी में रह रहे हैं और हमें मानना चाहिए कि जो हमारे प्रतिबंध हम पर लगाए हम उसको फॉलो करें। एक करंटली डिबेट टॉपिक कंसर्न द इंक्रीज इन रिस्ट्रिक्शन विच में मैनी गवर्नमेंट आर इम्पोजिंग ऑन द सिविल लिबर्टी ऑफ द सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। जैसे एक बार हरियाणा में जाट आरक्षण के मामले में बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति गड़बड़ा गई थी कानून और उसकी, तब हरियाणा गवर्नमेंट ने 6 दिन तक इंटरनेट को बंद रखा था। इसी तरह राजस्थान में एक बिश्नोई आंदोलन चला था, उसके तहत भी इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अभी जम्मू कश्मीर की धारा 370 में परिवर्तन हुआ तो विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया है। वहाँ के लोगों का भी इंटरनेट का अधिकार छीन लिया गया। इंटरनेट का यूज करना उनका अधिकार है, बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स है उनका। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो जो देश और समाज के लिए हानिकारक हो, तो ऐसे में सरकार जो है उनके इस अधिकार को नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर वायलेट कर सकती है, उनको करटेल कर सकती है। मतलब ये कानूनी हक है सरकार का, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ी है, व्यक्ति का हित इतना बड़ा नहीं है। नेशनल, अगर नेशन जीवित है, नेशन प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है, तो ही हम सिक्योर हैं। नेशन अगर हमारा देश ही किसी संकट में है तो हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते। मे बी डिफेंडेड एज नेसेसरी फॉर सेफगार्डिंग द राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ सिटीजन, बट एट व्हाट पॉइंट कुड बी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज एज नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी देमसेल्व्स बिकम ए थ्रेट ऑफ राइट ऑफ पीपल। लेकिन ये भी जायज होना चाहिए। अगर हम नाजायज रूप से वैसे ही नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर लोगों के राइट्स को करटेल कर दे तो ये एक लोकतंत्र के लिए हानिकारक चीज है। शुड ए कंट्री फेसिंग द थ्रेट ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग बी अलाउड टू करटेल द लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स? क्या एक टेररिस्ट अटैक के समय लिबर्टी लोगों की कम करनी सही है? बिल्कुल सही है। किसी लोगों को अरेस्ट करना भी सही है शक के आधार पर। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की आज़ादी के ऊपर हम हजारों लाखों की आज़ादी को छीन नहीं सकते, उनका खतरा मोल नहीं ले सकते। ठीक है। उसके बाद है इन सच सिचुएशन द क्वेश्चन टू आस्क इज वेदर द पर्सन कंसर्न पोज एन इमीनिएंट थ्रेट टू द सोसाइटी। वो व्यक्ति जो समाज के लिए एक भय है, खतरा है, और उसका कोई इलाज नहीं है कि वो बिना उसकी स्वतंत्रता को छीने समाज को बचाया जा सके, फिर भी उसको लीगल अपॉर्चुनिटीज दी जाती। जैसे हमारे देश में एक होता है अरेस्ट और एक होता है डिटेन, और एक होता है डिटेन के साथ, डिटेन में क्या होता है? नजरबंदी। इसमें अरेस्ट होता है कि आपने अपराध किया इसलिए अरेस्ट कर रही, लेकिन डिटेन ये है कि आप अपराध कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, और उसके लिए भी कानून में लिखा हुआ है कि 3 महीने तक नहीं कर सकते, जज के सामने पेश करना जरूरी होता है। 5 व्यक्तियों की, 5 जजों की बेंच आपको जब कहेगी कि इसको डिटेन में रखा जाए तभी, मतलब उसको भी सुरक्षित दी गई है सरकार से। उसको भी ये है कि सरकार अपने मिसयूज ना करे, पुलिस अपना मिसयूज ना करे, उसके राइट्स, अगर वो डिटेन में भी है या अरेस्ट भी है तब भी उसके अधिकारों की सुरक्षा की गई है। ठीक है। ये डेक्लेरेशन है
ये आप सेकंड चैप्टर में भी आपने पढ़ा था, अधिकारों की डिक्लेरेशन 1948 में यूएनओ की तरफ से है। और यूएन को आपको पता है यूनाइटेड नेशन, इसके साथ साथ बहुत बार ये बढ़ाई भी गई है। 1967-68 में भी ये अधिकार बढ़ाए गए हैं। और ये अधिकार से यूएनओ उम्मीद करता है कि सारे संसार की सारी सरकारें लोगों को ये अधिकार दे। ठीक है, वैसे इनकी महत्ता तो है कि सारी सरकारों ने, जितनी भी सरकार हैं लोकतांत्रिक सरकार, सारी सरकारों ने यूएनओ के राइट्स को मानते हुए अपने देश के नागरिकों को राइट्स दिए हुए हैं। बट अगर राइट्स छीन ले कोई भी गवर्नमेंट, तो ये यूएन चार्टर कोई सुरक्षा नहीं देता लोगों को कि वो सेनाएं आएंगी और उनको अधिकार देंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से राज्यों की सरकारों पर डिपेंड करती हैं, देशों की सरकारों पर डिपेंड करते हैं कि वो अपने लोगों को कितने राइट देती है। ठीक है, राइट्स के साथ साथ हमें ड्यूटीज भी याद रखनी चाहिए। आपके इस चैप्टर में दी हुई नहीं है ड्यूटीज, जो दूसरी बुक है जिससे मैं करवाती हूँ उसमें ड्यूटीज दी हुई है, हम वो जरूर डिस्कस करेंगे 1-2 चैप्टर की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।